सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6.5% की गिरावट IRFC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं 72 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बेसिकली IRFC कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये आप सभी को पता होगा। बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। POC स्टॉक से गवर्नमेंट ओन कंपनी है, लेकिन दोस्तों कुछ रीजन्स की वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट है। कोई स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं है। एक रीज़न क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर गिरावट नजर आए, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हमें गिरावट मार्केट की वजह से नजर आया है। ये रीज़न तो सबको पता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिन रीजन्स की वजह से एक प्रेशर, एक पैनिक लेवल हमें बना रह सकता है IRFC के अंदर। वैसे तो पिछले 5 दिनों में अगर आप IRFC कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6% की गिरावट IRFC कंपनी के अंदर पिछले 5 दिनों से नजर आ रही है। मार्केट करंटली देखोगे, मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि करंटली जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा बियरिश मोड के अंदर नजर आ रहा है। तो जिसकी हिसाब से अगर आपको खरीदारी करना है ना, यही दोस्तों सही मौका है। गिरावट वाले माहौल के अंदर मार्केट के अंदर अच्छे कंपनीज भी गिरता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी गिरता है, बुरे कंपनीज भी गिरता है। लेकिन अगर आप बिना डरे, बिना पैनिक लेवल क्रिएट करे अच्छे कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज के अंदर निवेश करने का मौका है, KPIT, बजाज फाइनेंस या फिर टाटा मोटर्स, टाटा पावर, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इस तरीके से जो कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर किया ना, उन कंपनीज के बारे में जरूर दोस्तों आप खरीदारी करने के लिए सोचेंगे तो आपको आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न से कंपनी हमें प्रोवाइड करके दे सकता है। इतना तो इन कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अभी यही रीजंस की वजह से हमें बेसिकली बांसगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर भी गिरावट नजर आया, आयरकॉन, IRFC इन कंपनीज के अंदर भी गिरावट नजर आ चुका है। बेसिकली जो POC स्टॉक्स है ना, उन कंपनीज के अंदर तो गिरावट हमें नजर आ चुकी है। अभी आयरकॉन, IRFC एंड बांसगांव डॉक शिप बिल्डर्स इन कंपनीज के अंदर गिरावट होने के लिए रीज़न एक रीज़न नज़र आया हुआ है। तो चलो रीज़न दोस्तों क्या हो सकते हैं। रीज़न मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, ये जो अपडेट्स है मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ था। अभी अपडेट्स अगर आप देखोगे, सेंटर प्लान OFS इन डिफेंस, रेलवे, फर्टिलाइजर, कोल्ड PSU टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे OFS हमें इन कंपनीज के अंदर कभी भी आ सकता है। अभी कौन कौन सी कंपनी, जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनी हुआ, कोल कंपनी हुआ, डिफेंस सेगमेंट हुआ, रेलवे सेगमेंट हुआ, इन कंपनीज के अंदर यानी कि इन सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर जो POC स्टॉक्स है ना, उनके अंदर OFS हमें कभी भी आ सकता है। ऑफर फॉर सेल कभी भी उनके अंदर अनाउंसमेंट नजर आ सकती है। ये अपडेट्स मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया। ये डायरेक्टली तो कोई भी कंपनी के अंदर हमें OFS का अनाउंसमेंट नजर नहीं आया, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज का इसकी वजह से हमें खतरा नजर आ सकता है, OFS कभी भी आ सकता है। कंपनीज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें IRFC कंपनी है, एयरकॉन है, बांसगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, फिर अगर आप देखोगे NLC इंडिया लिमिटेड है। तो इन कंपनीज के अंदर हमें कभी भी OFS आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एक हमें डिसीजन लिया गया है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर थोड़ा भी कंपनी गिरता है ना, फॉर एग्जांपल IRFC की कंपनी गिरा 5% के आसपास, तो लोग यहाँ डर जाते हैं। लोग समझते कि अभी इस कंपनी के अंदर OFS का अनाउंसमेंट हो चुका है, वो अपडेट्स के बारे में नहीं देखते, लेकिन मन में एक डर होता है कि यस मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि OFS हमें कभी भी आ सकता है, गवर्नमेंट अपना माल बेच सकते। तो इसकी वजह से अभी कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी 20% गिरेगा, 15% गिरेगा। एक पैनिक लेवल, एक डर हमें बना रहता है। तो कहीं ना कहीं वही लोगों ने कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा सीलिंग हमें किया गया है, इसी की वजह से गिरावट हमें नज़र आया है। एंड वेडनेसडे के दिन बहुत बड़ा खतरा, यानी कि कल के दिन भी कोई हमें सेफ साइड मोड नज़र नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत हमें खतरा नज़र आने वाला है। अब एक ऐसे उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी जो स्टेटमेंट है ना, हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा हमें दिया गया है, और OFS कब तक आ सकता है। अब दोस्तों लाइन ठीक ठाक से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। OFS अगस्त 2024 तक हमें आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया गया है। करंट से लेके अगस्त 2024 तक कभी भी इन कंपनीज के अंदर OFS आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो IRFC के जो प्रमोटर्स है ना, यानी कि गवर्नमेंट, उनके पास 86% तक का स्टेक है। तो अगर इनको अपना माल बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा, सही बात है, तो OFS के द्वारा माल बेचेंगे एंड सेबी के रूल के हिसाब से 75% की होल्डिंग करेंगे।
यानी कि इनको ऑलमोस्ट हमें 11 से 12% का स्टेक बेचना पड़ेगा तो ही 75% की होल्डिंग नजर आ सकती है। अभी दोस्तों मैं क्यों आपके साथ बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होगा वेडनेसडे के दिन हमें फिर IRFC कंपनी के अंदर गिरावट वाला माहौल नजर आ सकता है, मार्केट के अंदर गिरावट वाला माहौल नजर आ सकता है। बहुत बड़े बड़े सेलिंग हमें करंटली मार्केट के अंदर भी एंड IRFC कंपनी के अंदर भी नजर आ रही है। अगर आप इनका एम ऑर्डर देखोगे यानी कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, एम ऑर्डर से बोलते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 73,000 क्वांटिटीज़ की सेलिंग दोस्तों लग चुकी है। यहाँ आप देख सकते हो कितना क्वांटिटीज़ की, 73,000 क्वांटिटीज़ की हमें सेलिंग या ऑर्डर लग चुका है। तो कहीं ना कहीं जब भी दोस्तों मार्केट ओपन होगा ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि IRFC के अंदर हमें एक तो गैप डाउन ओपनिंग नज़र आ सकता है या फिर फ्लैट होकर कंपनी के अंदर गिरावट हमें नज़र आ सकती है। एज वेल इसके अंदर दोस्तों 2 नवंबर का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। ये भी दिन IRFC के लिए इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि इसी दिन पता लगने वाला है कि कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है एंड साथ में कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। यानी कि लास्ट 2023 साल का लास्ट हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। फिर डायरेक्टली आपको 2024 के अंदर हमें डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये आखिरी डिविडेंड होने वाला है एंड जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग Q2 का रिजल्ट्स एंड डिविडेंड 2 नवंबर के दिन नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हमें थोड़ा बहुत न्यूज़ देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा कि IRFC कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन क्या है, अगर थोड़ा बहुत भी ओवरफिस आता है तो थोड़ा बहुत और हमें कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर सकती है। तो जो लोग निवेश करना चाहते हो दोस्तों, इस गिरावट के अंदर निवेश करना एक बढ़िया मौका है। जितना कंपनी गिरे उतना थोड़े बहुत शेयर्स ऐड करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अगर ओएफएस भी आ जाता है ना तो और कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर आपको मिल सकता है, तो और उस समय आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन कोई बहुत बड़ी एग्रेसिव बाइंग मत करना, धीरे धीरे करके शेयर बाइंग करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके होल्ड कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां IEX के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट नजर आ चुकी है। 126 रुपए के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुका है। अभी IEX का बिजनेस आपको बताऊंगा कि पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है एंड एनर्जी को कंपनी एक्सचेंज करता है। बिजनेस तो कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही अगर आप IEX 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 7.5% की गिरावट पिछले 5 दिनों के अंदर नजर आ चुकी है। साथ में अगर आप पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 58% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप देखोगे तो क्यों इतना कंपनी गिरा, 50% से भी ज़्यादा यानी कि 60% के आसपास हमें कंपनी गिर चुका है। एक समय ये कंपनी 300 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करता था, लेकिन अभी ये कंपनी 126 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं करंट प्राइस के ऊपर निवेश करूँ एंड 300 रुपये तक के मैं होल्ड करूँ, कि ये टारगेट हमें अचीव हो पाएगा? यस, ये टारगेट दोस्तों अचीव हो पाएगा, लेकिन ये जो गिरावट हुआ है ना, इसका प्रॉब्लम पहले समझना इंपॉर्टेंट। अब एक गिरावट दोस्तों क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे, ईयर ऑन बेसिस वाला परफॉर्मेंस देखोगे, उनके अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर लगातार गिरावट हुआ कंसिस्टेंटली। जो कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर कंसिस्टेंटली गिरावट हुआ। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर कंसिस्टेंटली गिरावट हुआ। जितने भी हमें IEX के पैरामीटर्स नजर आए हैं ना, वो पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हुआ। तो अगर पैरामीटर्स बुरे आएंगे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होंगे, तो इसकी वजह से मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसी की वजह से 60% के आसपास कंपनी गिर चुका है। अभी एग्रेसिवली फ्रेश बाइंग में तो इग्नोर ही करना चाहूँगा, करेंगे दोस्तों बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग मत करना। क्योंकि सबसे पहले कंपनी के अंदर आपको खरीदारी कब करना चाहिए, सबसे पहले कंपनी के अंदर आप Q2 का रिजल्ट देखना। अगर IEX का Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो निवेश करने के बारे में सोचना, या फिर अगर कंपनी का रिजल्ट दोस्तों बुरा आता है ना, फिर 100 से भी नीचे हमें IEX ये कंपनी ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर लगातार हमें FIDs माल बेच रहे हैं। ये डेटा दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें सितंबर 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें। एफआईज अगर आप देखोगे पहले 17.88% का स्टेक था, वो रिड्यूस करके 14% का स्टेक किया। यानी कि दोस्तों एफआईज ने माल बेचा है। तो एक बहुत बड़ा अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जल्दबाजी से निवेश मत करना, बहुत बुरा दोस्तों फंस सकते हो। डीआईज अगर आप देखोगे तो 21.53% का स्टेक था, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना स्टेक दोस्तों इंक्रीज किया है। एफआईज ने स्टेक सेल किया है, लेकिन डीआईज ने स्टेक बाइंग किया है। पब्लिक ने भी दोस्तों थोड़ा बहुत हमें स्टेक ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एफआईज की
हमें 4% के आसपास 3% के आसपास हमें सेलिंग नजर आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल वाली बात है। तो करंटली इग्नोर करना, फ्रेश बाइंग इग्नोर करना एंड वेट एंड वॉच करके रख सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।